हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों, आपका सीटेट का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। 7 जुलाई को एग्ज़ाम है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सीडीपी के लिए, सीटेट के लिए ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। वीडियो पर अंत तक बने रहना। इस वीडियो से आपको 5-6 नंबर जरूर देखने को मिलेंगे। आपको 5-6 प्रश्न इसी वीडियो से आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहना। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? देखिए, निगमनात्मक का इस्तेमाल कर रही है, या आगमनात्मक का, या अनुकरणात्मक का, या प्रतिस्पर्धात्मक का। देखिए, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, इन दोनों मेथडों को मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, यदि आपको नियम से उदाहरण की ओर जाना पड़े, नियम से उदाहरणों की ओर जाना हो, तो वहाँ पर आपका ना से नियम और ना से ही क्या होगा, निगमनात्मक। ठीक है, निगमनात्मक, वहाँ पर निगमनात्मक मेथड होता है। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। और यदि आपको निगमनात्मक नियम से कहाँ जाना हो, उदाहरणों से। और यही यदि आपको उदाहरणों से अगर आपको नियम की ओर जाना हो, उदाहरणों से नियम की ओर जाना हो, तो वहाँ पर क्या होगा, इंडक्टिव मेथड यानी आगमनात्मक मेथड होगा वो। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा है विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है। एक अध्यापिका पहले क्या कर रही है, उदाहरण प्रस्तुत कर रही है, और उसके बाद विद्यार्थियों को एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। यानी पहले उदाहरण दे रही है, फिर उसके बाद नियम प्रस्तुत कर रही है। तो उदाहरण से नियम की ओर कौन सा मेथड जाता है? वो जाता है आगमनात्मक मेथड जाता है, उसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगमनात्मक मेथड और निगमनात्मक मेथड में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिए, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो किसको बढ़ावा दे। देखिए, निराशा निगेटिव वर्ड है, तो निराशा को बढ़ावा नहीं देना है, गलत कर देंगे। अभिसारी उत्तर, देखिए अभिसारी होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। देखिए, 2 चीज़ें मुझे समझानी है इस प्रश्न के माध्यम से। एक होता है अभिसारी चिंतन, एक होता है अपसारी चिंतन। देखिए, अपसारी सोच को बढ़ावा देना चाहिए। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधि की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो अभिसारी सोच को बढ़ावा दे। देखिए, अपसारी सोच को बढ़ावा दे। सॉरी दोस्तों, इसको जो है आप इंग्लिश में याद रखना, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर अभिसारी सोच आ जाए तो जिस प्रश्न का उत्तर एक ही देखने को मिले, जैसे भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, तो इसका उत्तर एक है। भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, इसका उत्तर एक है। और मैं कहने लगूँ भारत की राजधानी दिल्ली ही क्यों है, तो इसका उत्तर बच्चों का अलग अलग आएगा। वो अपनी सोच के माध्यम से क्रिटिकल थिंकिंग करके इसका उत्तर देंगे। तो अभिसारी सोच यानी इसको बोलते हैं, अभिसारी सोच को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग। यानी कन्वर्ट यानी इसका एक ही उत्तर होता है। जिस प्रश्न के माध्यम से एक ही उत्तर हो उसका, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है, कन्वर्जेंट को आपको निगेटिव मानना है, गलत होता है वो, अभिसारी उत्तर नहीं होगा। अपसारी सोच में डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसके अलग अलग उत्तर आ जाएं, जिससे बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग अपनी जो है आलोचनात्मक थिंकिंग करके जो है वो सोच करके जो उत्तर दे, तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, ध्यान रखना। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक शिक्षक को अपसारी सोच यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ ये प्रश्न सीटेट में कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या है? देखिए, मैं अगला प्रश्न ये है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा है आपको। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन का जो पर्पज है वो क्या है? रटने की क्षमता का परीक्षण। देखिए, रटना बिल्कुल निगेटिव वर्ड है, देखते ही काट देना है, कहीं भी आपको देखने को मिले। पुनरुत्पादन व याद करने की क्षमता, याद करना भी क्या है, निगेटिव वर्ड है। तो NEP 2020 याद करने पर बल नहीं देती है। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि NEP 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य होता है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। पूरे देश में बच्चों की तुलना करना भी क्या है, निगेटिव वर्ड है। तो निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड को भी आपको ध्यान में रखना है। यदि मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है, निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड की, CDP की,
बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो भी देख लेना, या आपको वीडियो के लास्ट में मैं उसका थंबनेल लगा दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके देख लेना। तो दोस्तों वो निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड की जो वीडियो है वो ज़रूर देख लेना, इससे आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो आंसर इसका 3 हो जाएगा, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। नेक्स्ट, और इसी तरह की मैंने सभी सब्जेक्ट की ईवीएस, हिंदी, पेडागोजी, सभी की जो निगेटिव पॉजिटिव की वीडियो है वो भी मैंने बना दी है। वो उनका सभी का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, या आप प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। मैं उस प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, वो ज़रूर देख लेना दोस्तों। आपको सीटेट के एग्ज़ाम में उनसे बहुत हेल्प मिलेगी, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। उन वीडियो को ज़रूर देख लेना। उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। जिनको देखिए दृष्टिबाधिता की बात हुई है तो उनको क्या करना चाहिए, जो शिक्षिका को, जिनको दिखाई नहीं देता है, दृष्टिबाधित मतलब थोड़ा इन्हें दिखाई नहीं देता है दृष्टिबाधिता, तो इसको क्या करना चाहिए एक शिक्षिका को, आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें। ये क्या है, देखिए आसपास की जो चित्र रूपी सामग्री है उसको मौखिक रूप से यानी बोलकर बच्चों को समझाए। दिखाई नहीं देता है तो इसलिए बोलकर समझाए, तो क्या होगा, ये सही आंसर हो जाएगा। इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स दे। देखिए एक तो बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा और आप हस्तलिखित नोट्स देकर क्या करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। विषय वस्तु को पढ़ने के लिए केवल ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें। केवल ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें, एक तो वो दृष्टिबाधित है और आप उसका ब्लैक बोर्ड का यूज़ करेंगे, ये गलत हो जाएगा। उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में दाखिला दे। देखिए अलगाव की बात कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों मैंने, आप वीडियो पर जरूर बने रहेंगे दोस्तों, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने व्यक्तिगत वाक यानी निजी वाक, आपको प्राइवेट स्पीच की बात हो रही है तो क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ये बच्चे जो अपने आप से बात करते हैं व्यक्तिगत वाक, उसमें क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए शिक्षिका को, उसे हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए हतोत्साहित की जहाँ भी बात आ जाए वो निगेटिव होता है, देखते ही काट देना। उसे हतोत्साहित करना, जहाँ पे भी हतोत्साहित की बात है काट देता। निगेटिव पॉजिटिव वर्ड जरूर देख लेना, ये निगेटिव पॉजिटिव वर्ड की हेल्प से कर रहे हैं ऐसा इस तरीके से काटना, तो यहाँ से आप जरूर देख लेना। उन वीडियो को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी की देख लेना। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वयं नियमन सुसाधित होता है। बिल्कुल, जो बच्चों के निजी वाक हैं, व्यक्तिगत वाक हैं, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको इससे स्वयं नियमन और सुसाधित होता है, ठीक है ना। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उसे हतोत्साहित करना चाहिए, तो ये सही हो जाएगा। इसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसे शिक्षक की जिम्मेदारी, देखिए जिम्मेदारी खत्म होने की बात करिए, शिक्षक की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है क्या फिर, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूह के प्रति गणित गूढ़ पूर्वाग्रह को उजागर कर सकता है। देखिए यहाँ पर गूढ़ पूर्वाग्रह को उजागर कर सकता है किसी अध्यापक के वंचित समूह के प्रति लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर ही निर्धारित जो आसन व्यवस्था है वो बच्चों के कक्षाई प्रक्रिया के विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूह के प्रति गणित पूर्वाग्रह को उजागर कर सकता है। वहीं पर दूसरा ऑप्शन है अध्यापक का निपुणता उन्मुखी। देखिए निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा की बात हो रही है, गलत हो जाएगा। अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना, यह भी गलत है। और बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण, प्रतिरोध और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए जहाँ चुनौती की बात आ रही है तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षिका कक्षा में पहले हम ये वाला कर, यहाँ ये इसमें तो एक ही प्रश्न है, एक ही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है। जिस सकारात्मक यानी पॉजिटिव रूप में सीखने के लिए वातावरण को किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है। एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, तय और निर्धारित समय सारणी का अनुपालन नहीं करना है। यहाँ पर सकारात्मक वातावरण नहीं सुनिश्चित कर सकती इस तरह से। पुरस्कार और सजा, देखिए सजा और दंड इस तरह के वर्ड आ जाए निगेटिव होता है, जो देखते ही काटना है। बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, बिल्कुल जो बच्चों के इमोशन हैं, संवेग मतलब इमोशन, उनको सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, इमोशन को ध्यान में रखकर बच्चों की जो है वो सकारात्मक शिक्षिका जो है सकारात्मक वातावरण प्रस्तुत कर सकती है। बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके, देखिए विभेदीकरण की बात आ जाए, अलगाव की बात आ जाए, वो देखते ही निगेटिव होता है, काट देना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
अगला है बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। ये इस प्रश्न के माध्यम से मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अगर बच्चा फेल हुआ तो पूरा तंत्र, पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। बच्चा फेल है, बच्चा निष्क्रिय है, तो अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो क्या है, फिर उसकी बच्चे की गलती नहीं है, बल्कि क्या है, किसकी गलती है? स्कूल की गलती है, अध्यापक की गलती है। आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है? तो स्कूलों का अस्थित विद्यार्थियों को सामर्थ्य में विभेदीकरण करने हेतु, देखिए ध्यान रखना दोस्तों, ये इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए, पहले तो आप बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालय की जरूरतों का अनुपालन नहीं करते। बच्चे योग्यता की कमी, देखिए बच्चों में योग्यता की कमी निम्न बुद्धि नहीं होती है, यह गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूछा बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है? तो स्कूलों का स्थित विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विभेदीकरण करने हेतु है नहीं। यहाँ पर विभेदीकरण की बात आई है, निगेटिव वर्ड होता है, काट देना। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालय की जरूरतों का अनुपालन नहीं करते। बच्चे इसलिए असफल होते हैं कि विद्यालय की जरूरतों का अनुपालन नहीं करते, जो विद्यालय की जरूरत है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय जो है बच्चों के सीखने की विविध जो गतियां हैं उन पर ध्यान नहीं देते। संज्ञान मतलब ध्यान नहीं देते उन पर, तो वो ध्यान नहीं करते, तो इसलिए असफल होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, जेंडर रूढ़िवादिता से एक प्रश्न जरूर आता है सीडीपी में, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? तो उचित नहीं है पूछा है, तो निगेटिव पूछा है, मतलब उचित नहीं है। जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, ये तो उचित है, ठीक है। कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था, देखिए यहाँ पर अलगाव की बात होती है, तो ये इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग बैठा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, यह उचित नहीं है, ऐसा करना उचित नहीं है ना। तो बच्चों को अलग अलग बिठा रहा है, लड़कियों को अलग, बालकों को अलग, बालिकाओं को अलग, तो ये अलग अलग बिठाने की बात हुई है, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता हो रही है यहाँ पर, तो ऐसा करना उचित नहीं है, तो ये हो जाएगा। जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, बिल्कुल जेंडर भेदभाव पर चर्चा कर रहा है, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर। ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिनमें लड़के और लड़कियों और गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दे, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी हैं? तो इसका क्या होगा सही जवाब? देखिए, शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय प्राइमरी लेवल की बात की गई है, प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी हैं, प्रभावकारी की बात की गई है, तो क्या होगा? संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल करना। देखिए, जो बच्चों का जो है संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल करना, बच्चा देखकर सीखेगा। यहाँ पर प्राइमरी लेवल में बच्चा क्या होता है, देखकर सीखेगा, तो देखने से जो है क्या होगा, उसको शिक्षण में जो है उसके विकास होगा उसका, ठीक है। अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर, देखिए अमूर्त से मूल, यहाँ पर अमूर्त से अमूर्त होता है दिखाई नहीं देता, जो दिखाई नहीं देता, और फिर मूर्त है जो दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों का शिक्षण ये नहीं होना चाहिए कि अमूर्त से मूर्त, बल्कि मूर्त से अमूर्त होना चाहिए। तो इसका दूसरा ऑप्शन ये गलत होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये प्रभावकारी नहीं है। अमूर्त से मूर्त नहीं होगा, बल्कि मूर्त से अमूर्त होगा, यानी दिखाई देने वाली चीज़ से ना दिखाई देने वाली चीज़, ठीक है। पहले दिखाई देने वाली चीज़, यानी जैसे आपने देखा होगा बच्चों की जो किताबें आती हैं तो क्या होती है, जैसे ABCD लिखी हुई तो A फॉर एप्पल का फ़ोटो बना देते हैं, B फॉर बॉल का फ़ोटो बना देते हैं, C फॉर कैट का फ़ोटो बना देते हैं। वो इसलिए क्योंकि बच्चा देखकर सीखता है, तो देखना मूर्त होता है, ठीक है। तो मूर्त से अमूर्त होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए अमूर्त से मूर्त, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। विविध सामग्रियों का प्रावधान होना, देखिए बच्चों को किसी चीज़ एक तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो दूसरी तरीके से समझाएं, तो विविध मतलब बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान होना, ये बिल्कुल सही है। कहानियों और उपाख्यानों का इस्तेमाल, देखिए कहानियों में बच्चा इंटरेस्ट लेता है, कहानियों में बच्चों को जो है मन लगता है, कहानियों में उसको मज़ा आता है, तो कहानियाँ भी बच्चों के लिए उपाख्यानों का इस्तेमाल करना ये भी सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन है इसका सही आंसर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालयों को किस तरह की शिक्षण शास्त्रीय युक्तियां अपनानी चाहिए? तो किस तरह की शिक्षण शास्त्रीय युक्तियां अपनानी चाहिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए?
सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या आकलन अपनाना। देखिए एक समान सभी विद्यार्थियों के लिए कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो बच्चा पहले से जानता है फिर उसका क्या होगा, तो एक समान नहीं होना करना। विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकृत करना। यहाँ वर्गीकृत बांटने की बात आ रही है तो गलत हो जाएगा। लचीलेपन का भाव रखना। देखिए लचीलेपन फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है आपको, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, बच्चा मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अध्यापक यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए, क्योंकि ये बिल्ली के पैर हैं। तो बच्चा बोला पंजे। अध्यापक सही, कौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिखता है, तो बच्चा ये वाला। तो बच्चा कह रहा है ये वाला। तो ये बच्चे और अध्यापक की जो है बातचीत बताई गई है इसमें। तो क्या होगा, देखिए उपयुक्त बातचीत में सामाजिक अंतःक्रिया की किस विशेषता पर प्रकाश डाला जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे को यहाँ पाड़ प्रदान कर रहा है शिक्षक। पाड़ मतलब स्कैफोल्डिंग इसको प्रदान कर रहा है, हेल्प उसको प्रदान कर रहा है। तो बच्चे में इसमें बच्चे को जो है पहचानने में इसकी मदद की है, उसको पाड़ प्रदान किया है। इसको स्कैफोल्डिंग इसको याद रखना। ये देखिए वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, ठीक है, इसको याद रखना है जरूर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है, विद्यालय में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हैं तो इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो। देखिए यहाँ पर पूछा है जो मतलब क्या, मैंने क्या बताया, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना चाहिए। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त, और स्थानीय से यानी स्थान से क्या है, वैश्विक की ओर यानी विश्व की ओर। छोटे से स्थान से विश्व की ओर। तो ये ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। देखिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण मतलब ये होगा कि जो है बच्चा अपने अंदर की आंतरिक आरोपण करे कि जो है मैं ही गलत हूँ और बाकी ने मेरी सब कुछ सही किया है, मैंने जो है पढ़ाई नहीं की होगी। जैसे बच्चा कोई जो है फेल हो जाए तो वो क्या होगा, वो अपने अंदर से सोचे कि मैंने ही जो है मेहनत नहीं की, मैंने ही पढ़ाई नहीं की, तो जो है तो वो आंतरिक आरोपण होता है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 2 दिखाई दे रहा है। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। जो पढ़ाई थी वो पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं, बच्चों में वैकल्पिक अवधारणाएं उनकी आत्म केंद्रित तथा तर्क शून्य सोच को दर्शाती हैं। बच्चों में वैकल्पिक अवधारणाएं उनकी आत्मकेंद्रित तथा तर्क शून्य सोच को दर्शाती हैं। और वैकल्पिक अवधारणाएं किसको दर्शाती हैं, देखिए बच्चों को अपने आसपास की घटनाओं के बारे में बनाए सहज सिद्धांतों को दर्शाती हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया जो विशिष्ट आयाम से सरोकार रखती है क्या कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है, देखिए ये चरण दर चरण जो प्रक्रिया होती है वो कलन विधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं, बच्चे सहन सिद्धांत या वैकल्पिक अवधारणाएं बनाते हैं क्योंकि वे सोच वाले प्राणी हैं जो दुनिया के साथ बातचीत करने ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, उम्मीद ये पसंद आई होगी। लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही और वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।